आज से तकरीबन 3 साल पहले मैं एक फूड डिलीवरी बॉय था। स्विगी में मैं डिलीवरी कर चुका हूँ तकरीबन 1.25 साल तक। स्विगी में और उबर ईट्स जो कि अभी जोमेटो ने टेक ओवर कर लिया है। तो मैं मेरा पैट गिनता हूँ, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, क्योंकि टैक्सेस वगैरह तो देने हैं। तो जो मेरा पैट है यानी कि जीएसटी और टैक्सेस सब कुछ कटने के बाद, तो मार्च महीने में हम लोग क्लॉक करेंगे लगभग हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एजेंसीज के बारे में। क्या आप भी एक एजेंसी ओनर हैं? क्या आप भी एक डिजिटल मार्केटर हैं और आप चाहते हैं कि आप अपनी एजेंसी को अच्छे लेवल में ग्रो कर पाएं, बहुत सी नई नई चीज़ें सीख पाएं कि आज की डेट में एक एजेंसी कैसे ग्रो होती है? बिकॉज आपको भी पता है कि एआई आ चुका है, इतनी सारी चीज़ें हो रही है मार्केट में। बहुत सारे ऐसे एजेंसी ओनर हैं जो लोग अपने आप को ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे फ्रीलांसर्स हैं जो लोग मार्केट को बहुत ज़्यादा ख़राब करके रखे हैं, बहुत कम प्राइस में चीज़ें सेल कर रहे हैं। तो क्या आप भी ये सारी चीज़ों से जूझ रहे हो और आप भी चाहते हो कि अपनी एजेंसी को आप हाई टिकट लेवल में स्केल कर पाओ एंड नई नई चीज़ें सीख पाओ कि कैसे आप एआई को बीट करेंगे, कैसे आप अपनी एजेंसी को एक अच्छे लेवल में ग्रो कर पाएंगे? तो ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। बिकॉज आज मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बिकॉज आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं जीत शाह। और जीत शाह एक ऐसा चेहरा है, एक ऐसा नाम है जिसको आप लोगों ने यार इतनी बार देखा होगा कि मैं क्या बताऊँ। आई थिंक दैट इस वीडियो से पहले भी आपने उन्हीं का ऐड देखा होगा एंड उनके एड्स लाइक हर जगह फैले पड़े हैं। इस वीडियो से पहले भी आपने शायद उन्हीं का देखा होगा। अगर हाँ तो कमेंट में ज़रूर बताना मुझे। तो चलिए हम स्वागत करते हैं जीत भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच, थैंक यू ब्रो। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आज पॉडकास्ट करने के लिए। लेट्स सी कैसा रहता है पॉडकास्ट। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार रहेगा आज का ये पॉडकास्ट। आज हम आपसे सारी चीज़ें जानेंगे कि लाइक 2 साल पहले जीत शाह कौन था, आज क्या क्या चीज़ें कर रहे हो आप एंड फ्यूचर के क्या गोल्स हैं, कैसे लोग ग्रो कर सकते हैं, इन सारी चीज़ें। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आपके। एक चीज़ मुझे को पूछना है आपसे कि आप एड्स के ऊपर लाइक कितना स्पेंड करते हो, दिन का कितना स्पेंड कर रहे हो आप एड्स के ऊपर? इतने एड्स लाइक हर जगह एड्स दिखते हैं आपके। ऑलराइट, सो एड पे अभी हमारा पर डे का बजट जो है वो 3 से 5 लाख के बीच में है, ऊपर नीचे रहता है पर डे, यानी कि हम महीने का एक यस लाइक 5 लाख रुपए दिन का स्पेंड कर रहे हो आप एड्स के ऊपर? यस यस यस। वाओ, दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग। तो लाइक दोस्तों आप देख सकते हो ऑनलाइन पावर कितना ज़्यादा पावर है। लाइक 5 लाख रुपए स्पेंड कर रहे हैं तो सोचो कमाते कितना होंगे। वो सब चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे, बने रहो वीडियो के अंदर। तो जीत भाई आज से 2 साल पहले अगर हम जीत शाह के पास में जाते हैं तो उस समय आप क्या क्या चीज़ें कर रहे थे, कौन से बिजनेसेस आप कर रहे थे? सो आज से 2 साल पहले तो सिर्फ एक बिजनेस था मेरा, इंस्टा थीम पेज का। एग्जैक्टली 2 साल पहले मैं कोचिंग में भी नहीं आया था। आज से 2 साल पहले कोचिंग में आया मुझे अभी 1.5 साल आसपास हुआ है, 1.5 से 1.25 मैक्स टू मैक्स साल। तो सिर्फ एक इंस्टा थीम पेज बिजनेस करता था। उस टाइम पे मेरे इनकम सोर्सेज भी सिर्फ थीम पेज से जो आते थे वही थे, 1 से 2 थे मतलब उस टाइप पे। एंड तब तो और कुछ भी चीज़ नहीं थी। अर्निंग अच्छी खासी मेरी वहाँ पे हो रही थी। आज से 1 से 2 साल पहले अगर एग्जैक्ट मैं आपको बताऊँ तो लाइक आज के मुकाबले वो कुछ भी नहीं है, बट उस टाइम पे काफ़ी सही थी। बट 2 साल पहले बाकी कुछ नहीं था। 3 साल पहले अगर देखे तो मैं एक डिलीवरी बॉय था जहाँ पे मेरी इनकम लगभग कुछ नहीं थी, 10,000 रुपये से भी कम। अच्छा, आज से 1 साल पहले? आज से तकरीबन 3 साल पहले मैं एक फूड डिलीवरी बॉय था। स्विगी में मैं डिलीवरी कर चुका हूँ तकरीबन 1.25 साल तक। स्विगी में और उबर ईट्स जो कि अभी जोमेटो ने टेक ओवर कर लिया है। और उन दोनों कंपनी में मैंने जॉब करी है तकरीबन 1.25 साल तक। एंड 2020 के स्टार्टिंग में लगभग मैंने वहाँ से जॉब छोड़ी थी एंड फुल टाइम में डिजिटल में घुस गया था। यस। तो आज से मतलब 3 साल पहले आप डिलीवरी बॉय था, आप डिलीवरी कर रहे थे एंड लाइक उसके बाद आपको लगा कि मुझे एक थीम पेज या इंस्टाग्राम की तरफ जाना चाहिए, एक थीम पेज स्टार्ट करना चाहिए। एंड फिर आपका जो पहला बिजनेस था वो थीम पेज का था? यस, एब्सोल्युटली। मतलब जो सक्सेसफुल पहला बिजनेस था वो थीम पेज था। उससे पहले बिजनेस भी काफी फेल हुआ है, जैसे कि मैंने ब्लॉगिंग किया था सबसे पहले। आई थिंक 2019 में मैंने स्टार्ट किया था ब्लॉगिंग, जब मैं 2019 के एकदम स्टार्टिंग में डिलीवरी करता था साथ साथ में। डिलीवरी मैंने तब छोड़ी जब मेरी पहली 10,000 रुपए की इनकम हुई ऑनलाइन बिजनेस से, जो की थी 2020 के स्टार्टिंग में। ओके। तो थीम पेजेस आपके पास कितने थीम पेजेस थे उस समय? लाइक कितने सारे पेजेस आप हैंडल कर रहे थे? सो उस टाइम पे तो मेरे पास काफी थे। अभी मेरे पास है तकरीबन 4-5 आसपास। उस टाइम पे मेरे पास एक टाइम ऐसे थे मेरे पास 12 थीम पेज हुआ करते थे। और कुछ छोटे थीम पेजेस थे, कुछ बड़े थे, क्योंकि हम उस टाइम पे बल्क में प्रमोशन सेल करते थे। तब मार्केट कैसी थी मैं आपको बताऊं। अभी रील वगैरह आ चुका है और रील से काफी मार्केट
पूरी अलग हो चुकी है। उस टाइम पे रील्स बहुत ज्यादा थी नहीं, तो उस टाइम पे हमें ना सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के थ्रू प्रमोशन सेल करते थे एंड उसका काफी अच्छा मार्केट था। तो हम सिर्फ प्रमोशन सेल कर करके आई थिंक महीने का ₹1,00,000 आसपास निकाल लेते थे उस टाइम पे। 2020 के मैं जून महीने आसपास की बात कर रहा हूँ। ओके ओके, यस, बहुत शानदार बहुत शानदार। तो उस समय आप थीम पेजेस में लाइक प्रमोशंस कर रहे थे, पैसे कमा रहे थे, एंड फिर धीरे धीरे आपको लगा कि लाइक इस चीज़ को हम सिखा भी सकते हैं, एंड फिर आपने कोचिंग बिजनेस में एंटर किया। कोचिंग में तो उसके बहुत बाद एंटर किया। कोचिंग में तो मैंने बिजनेस में एंटर ही Okay. किया है 2000 तकरीबन मैं बताऊं ना तो 21 के एंड के आसपास मैं कोचिंग में आया था। अच्छा 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 अच्छा। तो लाइक अभी आज की डेट में अगर हम बात करें तो कितने सारे बिजनेसेस आप रन कर रहे हो, क्या क्या बिजनेसेस आपके चल रहे हैं आज की डेट में? ऑल राइट, सो बिजनेस में मेरा एक ऐसी चीज माननी है कि अगर आपका बिजनेस आपका दिन का 1 घंटे से ऊपर लेता है, एक इंडिविजुअल बिजनेस, तो बिजनेस सही तरीके से नहीं हो रहा है। आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, यू आर नॉट अ बिजनेस ओनर। मैं ऐसी चीज मानता हूँ अगेन। तो मेरे अभी के टाइम पे जितने भी बिजनेस चल रहे हैं, मैं पर डे 1 घंटा लगाता हूँ उसमें, उससे ज्यादा नहीं लगाता। और कितने चलते हैं मैं बताता हूँ। एक तो मेरा कोचिंग बिजनेस है, एक है मेरा अभी क्लाइंट बेस्ड बिजनेस जहाँ पे मेरे पास यूएसए, यूके, कनाडा मोस्टली फॉरेन क्लाइंट्स हैं जिनका हम पीआर करते हैं। एक मेरा एजेंसी बिजनेस है जहाँ पे हम उनके अकाउंट मैनेजमेंट, मार्केटिंग करते हैं और मैनेजमेंट करते हैं। और एक जो बिजनेस है उसमें हम ये चीज करते हैं भी कि एड्स वगैरह चलाते हैं। उसके लिए मैंने कंपनी मेरे पास अभी 3 है और इन 3 कंपनी में मैं रेवेन्यूज लेता हूँ। अरे वाह, बहुत शानदार बहुत शानदार। तो थीम पेजेस भी आज की डेट में चल रहे हैं आपके? यस, थीम पेजेस अगेन कुछ चीज ऐसी है यार कि थीम पेज में जो मानता हूँ ना, उसमें ऐसा मानता हूँ कि आप उसमें एस्टेब्लिश कर दो ना थोड़े टाइम तक कुछ चीजें, फिर आपके पास जो क्लाइंट है वो कंटिन्यूसली चलने वाला है। आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सही बात है सही बात है। और एक समय था ना जब थीम पेजेस का एक अलग ही क्रेज़ था मार्केट में, लाइक बहुत सारे लोग अपने थीम पेजेस बना रहे थे, बहुत सारे प्रमोशंस भी आ रहे थे। लेकिन आज की डेट में अगर हम देखें तो आई थिंक क्रेज़ उतना ज़्यादा नहीं है जितना उस समय था, बिकॉज उस समय क्या था कि रोज़ प्रमोशंस आ रहे थे। बट फिर क्या हुआ कि थीम पेजेस में जंक लीड्स भी आने लग गई लोगों के पास में। तो आज के डेट का मार्केट कैसा है थीम पेजेस का? अगर कोई थीम पेजेस मार्केट में जाना चाहता है तो आप क्या रेकमेंड करोगे उनको? बहुत ही मस्त क्वेश्चन है और आपने एकदम सही बोला। उसका रीजन ये है कि आज के टाइम में पहले सीन क्या था कि पहले मार्केट में जब बोल सकते हैं ना लॉकडाउन था ना, जब ऑडियंस बहुत सारी एक्टिव थी एक साथ के टाइम में। आज दिन में आप शायद 2 से 3 घंटा इंस्टाग्राम चलाते होंगे, पहले आप बहुत टाइम चलाते थे, लगभग पूरा दिन चलाते होंगे। तो सीन ऐसा था कि आज के टाइम पे है ना ऑडियंस धीरे 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 प्रमोशन से कम वो बोलते हैं ना अट्रैक्ट होने लगी। पहले बहुत अट्रैक्ट होती थी प्रमोशन से। तो आज के टाइम पे अगर आपको थीम पे स्टार्ट करना है ना, तो आपको एक चीज मान के चलनी पड़ेगी कि आपको खुद की चीजें लॉन्च करनी पड़ेगी। पहले कैसा था कि हम किसी और की चीजें, यानी कि प्रमोशंस हो गया या फिर कुछ और एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू यहाँ से पैसे बना पाते थे। बट आज आपको खुद की चीज इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। थीम पेज का अभी भी मैं जो मानता हूँ, मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है कि बहुत ही जबरदस्त मार्केट है। बट अगर आप खुद की चीजें मार्केट में लेके आ पाओ तो मतलब कॉपी पेस्ट वाला काम अभी नहीं चलेगा अच्छे से अगर हम ट्राई करें तो। Absolutely. और एक चीज़ है कि ऑर्गेनिक ग्रोथ तो अभी रुकी गई है, इंस्टाग्राम की ऑर्गेनिक ग्रोथ तो अभी इतनी हो नहीं रही है। तो अगर किसी को थीम पेज चलाना है तो उसको खुद को पहले प्रमोशंस एंड ऑल लेने पड़ेंगे, एड्स चलाने पड़ेंगे, या क्या 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 तरीका होता है एक पेज को ग्रो करने का? ओके, सो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो ऐसा नहीं है ग्रोथ रुक गई है। अभी प्रॉब्लम ये है कि हर एक पर्सन सेम चीज कर रहा है। इवन आप अगर नोटिस करें तो आपको 2017 में जो यूट्यूबर्स दिखेंगे ना, जो दिखते थे कि जो बहुत बड़े यूट्यूबर्स थे या फिर जो मिड वाले यूट्यूबर्स थे, आज उससे बहुत अच्छे यूट्यूबर्स आ चुके हैं मार्केट में। बहुत लोग के आज मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हो रहे हैं। तो नए नए ऑडियंस आनी है और अगर आपको हर बार कुछ ना कुछ नया नया मार्केट में लेके आना पड़ेगा अगर आपको थीम पेज रखना है तो। और आज पोस्ट का मार्केट लिटरली थोड़ा कम हो चुका है, ये आपकी बात एकदम सही है। तो आज आपको रील्स में नई नई क्रिएटिविटी लगानी पड़ेगी। और अगर आप सही बताओ ना, क्रिएटिविटी ला पाए ना, तो थीम पेज बहुत अच्छा हो सकता है। एक एग्जांपल लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो वहां से। रील्स आज के टाइम पे अपने अगर कुछ पेजेस इंस्टाग्राम पे देखे हो, वो लोग चेहरा नहीं दिखाते। वहां पे सिर्फ और सिर्फ कुछ एआई से कुछ चेहरे बनाए हुए हैं और ऐसे लोगों ने पेजेस बना दिए और उसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स, 1 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं इंस्टाग्राम पे। तो आज आप ऐसे रील्स बना सकते हो कि आपको वहां पे चेहरा दिखाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप वॉइस ओवर करो और वहां पे एनिमेशन से पूरा का पूरा चीजें वहां पे चेंज हो रही है, वीडियोस उस तरह से बने हुए और ऐसी रील आप पोस्ट कर सकते हो। तो आज के टाइम में आप काफी अच्छा यहाँ से थीम पेज वगैरह ग्रो कर सकते हो। बेसिकली आपको नई चीज मार्केट में लेके आनी पड़ेगी। अब वो जो घिसी पिटी चीजें थी ना कि भाई पोस्ट डाल के काम चल जाता, पहले हमने बहुत काम चलाया उस चीज से, वो आज नहीं चलने वाली। पहले तो यही चलता था कि लोग एक दूसरे के पोस्ट को डाल रहे हैं, नीचे बस क्रेडिट दे दे रहे हैं और इसी से पेज ग्रो हो जा रहा है। उससे ही हमने कितने सारे पैसे कमा लिए थे। मतलब उस टाइम पे वो चीज ही चलती थी।
सही बात है, सही बात है। तो अभी आप थीम पेजेस वाले मार्केट में थे एंड थीम पेजेस से आपने शिफ्ट किया कि मतलब अब एजेंसी की तरफ आप आ चुके हो। आज की डेट में आप कोर्सेज हैं आपके नो स्किल एजेंसी, जहाँ पर आप लोगों को सिखा रहे हैं कि लाइक बिना किसी स्किल के भी आप एजेंसी बनाकर पैसे कमा सकते हो। लाइक कितना अलग और कितना सही तरीका है ये, एंड बहुत शानदार लगा ये कॉन्सेप्ट आपका। तो आपने जो ये शिफ्ट किया थीम पेजेस से एजेंसी की तरफ, तो इंस्पिरेशन कौन थे आपके? आपने लाइक कैसे ये शिफ्ट कैसे हुआ आपका? ओके, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसमें सीन ऐसा था कि यार जब भी हम थीम पेज रन कर रहे थे ना, तो थीम पेज का हमारा जो मोस्टली बिजनेस था ना, वो पैसिवली हो गया था, यानी कि हमें वहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं देना था। और मुझे एक चीज और समझ आ गई थी कि एंड ऑफ द डे कभी ना कभी है ना, ये मार्केट धीरे 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 जाएगी। तो मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया था उस टाइम पे, मैं 8 महीने तक दिल्ली रहा हूँ। और उस टाइम पे मैंने एक चीज करी कि उस टाइम पे मैंने वहां पे जाके पीआर सबसे पहले सीखना चालू किया। वहां पे लोग पीआर करते थे, जिसके बारे में भी हम बात करेंगे। पीआर का भी मार्केट पूरा का पूरा बंद हो चुका है। तो डिजिटल स्पेस ऐसी है कि यार बहुत जल्दी इवॉल्व हो रही है। तो मैंने पीआर सीखा एंड वहां से मेरे पास क्लाइंट बेस्ड बिजनेस चालू हुआ पीआर का। पीआर के क्लाइंट बेस्ड बिजनेस में मैंने बहुत ही अच्छा वर्क किया और उसके पीआर तकरीबन मैंने 10 महीने आसपास किया होगा। एंड इन 10 महीनों में मैंने पहले महीने से इनकम स्टार्ट कर दी थी वहां पे, और मैंने काफी अच्छी वहां पे इनकम करी है पीआर मार्केट में। और फिर मेरे पास वही जो क्लाइंट्स कितना बना लिया आपने पीआर से? पीआर से मैंने कम से कम करोड़ रुपए बनाए होंगे, मिनिमम 1 करोड़ रुपए इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट्स। वाओ, अमेजिंग। या तो पीआर एग्जैक्टली आप पीआर में क्या करते थे, इस चीज को भी थोड़ा इलैबोरेट कर दें। श्योर। तो पीआर कैसे मार्केट वर्क करता था, तो उस टाइम पे ऐसा सीन था कि अभी तो क्या है कि अभी जैसे ये पॉडकास्ट हो गया, ये एक पीआर का पार्ट है, ठीक है। बट हर चीज, कुछ लोगों को लगता है कि पहले पीआर जो होती ना, वो बहुत ही आम लेवल पे होती थी। माने आप जो इंस्टाग्राम पे इवन जो आप आर्टिकल्स देखते हैं, तो वो एक पीआर का पार्ट था। तो हम क्या करते थे, हम बेसिकली जो यूएसए के क्लाइंट्स होते थे, यूएसए, यूके, कनाडा, जर्मनी एटसेट्रा, वहाँ के जो क्लाइंट्स थे उनके हम आर्टिकल्स करते थे गूगल पे। और उसके आर्टिकल्स के बाद हम वहां से उसको फिर आगे वेरिफिकेशंस होते हैं जो इंस्टाग्राम के, और ये सारा का सारा मार्केट हम क्लियर करते थे। और बेसिकली उनकी जो रियल पीआर हो सकती है वो हम करवाते थे उस टाइम पे, आज से तकरीबन 5-1 महीने पहले। और 5 महीने पहले वो मार्केट तो जो, हालांकि अब बताओ तो अभी 1-2 महीने पहले ही गया है, जब मार्क ज़करबर्ग ने अनाउंस कर दिया कि $8 लगेगा ब्लूटिक का, तो वो पूरा का पूरा मार्केट खत्म हो गया। $1 बिलियन इंडस्ट्री वेनिश हो गई पूरे के पूरे एक दिन के अंदर सिर्फ। सही बात है, सही बात है। अभी तो कुछ भी हो रहा है, लाइक एआई आने के बाद में कितने लोगों की जॉब्स मतलब खतरे में आ गए। लाइक कंटेंट राइटर्स पहले इतने हायर किए जाते थे, और अभी एआई आने के बारे में मतलब मैं खुद ही अभी कंटेंट राइटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है मेरे को भी। मतलब पहले मेरे पास में एक बंदा था, लेकिन लाइक अभी तो मेरे को भी ज़रूरत नहीं पड़ती है कि कंटेंट राइटिंग के लिए किसी का मैं यूज़ करूँ। मतलब कुछ भी चाहिए एआई से हो जा रहा है। और आज की डेट में लाइक वीडियो एडिटिंग तक एआई कर दे रहा है, इतना शानदार। मतलब मेरे कुछ क्लाइंट्स थे पहले वीडियो एडिटिंग के, जिनके मैं वीडियोस एडिट करवाता था, बट अभी क्या हो रहा है कि वो सब एआई के थ्रू एडिटिंग कर रहे हैं। लाइक बहुत मतलब कुछ भी हो रहा है आजकल मार्केट में। राइट, एआई इज सो डेंजरस। जब मैंने पहली बार एआई देखा ना, आई थिंक मैंने ChatGPT सबसे पहले यूज किया था, और मैंने थोड़ा सोचा एआई के बारे में, मैंने कुछ पॉडकास्ट देखे, तो मुझे एक चीज मालूम हो गई कि आज से 5-7 साल बाद इंसानों की लिटरली जॉब्स में जरूरत पड़ेगी ही नहीं। आप कोई भी जॉब आज के टाइम पे देख लीजिए, लगभग हर जॉब को ये रिप्लेस कर रहा है। मैं आईटी इंजीनियर हूँ पर्सनली, तो मुझे लगता था कि आईटी इंजीनियर्स की तो बहुत ज्यादा डिमांड होगी। आप देखिए आखिरी सिर्फ 2 महीने में, जनवरी फरवरी में तकरीबन वर्ल्ड वाइड 2.5 लाख लोगों को फायर किया है। 2.5 लाख, इट्स ह्यूज नंबर। उनकी एवरेज सैलरी कितनी होगी? महीने की 1 से 1.25 लाख रुपए। जो आईटी में जॉब करते हैं उन लोगों की फायरिंग हो रही है। द रीजन इज यस कि आज एआई, और इवन सिर्फ आप आईटी छोड़ दीजिए, हर एक इंडस्ट्री में एआई तबाही मचा के बैठा है। तो मैंने उसमें ये चीज नोटिस करी है कि यार अगर आपको एआई से लड़ना है ना, तो आपका देखो एआई आपको रिप्लेस नहीं कर सकता, ये चीज मैंने देखी है। बट आपका कॉम्पिटिटर जो एआई यूज कर रहा है वो आपको रिप्लेस कर देगा। अगर आप स्मार्टली यूज करते हैं एआई का, सो यू आर द वन हु आर मेकिंग द इनसेन अमाउंट ऑफ मनी। आप बहुत ज्यादा पैसा कमाने वाले हो। एंड अगर आप वो लोग जो ट्रेडिशनल अभी सेम तरीके चूज करते हो कि नहीं यार जीत मैं तो यही तरीके से करूंगा, एआई का यूज वगैरह नहीं करते, तो सो डेंजरस। सही बात है, सही बात है। और ये जो चीज़ आपने अभी बताई कि लाइक जब अनाउंस कर दिया गया था कि ब्लूटिक अब पेड होने वाला है, तो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री खत्म हो गई सिंगल डे में। और आप भी उस इंडस्ट्री के एक पार्ट थे, आप भी उसमें काम कर रहे थे, आपने करोड़ों रुपए बनाए वहाँ से। तो आपका क्या सीन था उस समय, मतलब क्या रिएक्शन था आपका कि यार ये क्या हो गया? एंड आपके जो ग्रुप के जो बाकी लोग थे जिनका बिजनेस ही ये है, लाइक वो और कुछ कर ही नहीं रहे,
जैसे आप तो यार कोचिंग में आ गए, आप तो और भी चीजें कर रहे हो, लेकिन आपके ग्रुप में और लोग होंगे ना जो लोग अभी भी इसी के ऊपर टोटली डिपेंडेंट थे। क्या क्या रिएक्शन था, क्या हुआ उस समय? तो मैं इसका आपको एक मस्त सिनेरियो बताता हूँ। मेरा एक दोस्त का दोस्त था, मेरा दोस्त भी पीआर मार्केट में, मैं भी पीआर मार्केट में था। तो उसके दोस्त ने उसका इस साल का टारगेट रखा था कि वो इस साल में 50 लाख रुपए बनाएगा। उसने ऐसे बोर्ड पे 50 लाख लिख के रखा था। और जैसे ही मार्क जकरबर्ग ने अनाउंस किया ना कि $8 करने वाला है, उसने 50 लाख में से आखिरी वाला 0 हटा दिया कि मैं 5 लाख करने वाला हूं। ये रियल स्टोरी है। तो यही सीन था। हाँ, तो ये सीन हुआ। और एक्चुअली मेरा रिएक्शन तो अगेन मैं भी काफी शॉकिंग था, बट मेरे लिए तो सही बताऊं एक डिस्पोजेबल इनकम थी कि चलो बाहर से आ रही है, अच्छी चीज है। बट मेरे काफी जो दोस्त थे उनका धंधा रातों रात बंद हो चुका है और काफी प्रॉब्लमेटिक है। बट मैंने एक चीज ना पहले से देखी हुई है डिजिटल वर्ल्ड में। आप डिजिटल वर्ल्ड में कुछ अच्छा, इसके बारे में अगर आपको थोड़ा टाइम हो तो मैं थोड़ी चीज डेप्थ में बताना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल जी, थैंक यू। सो आज से तकरीबन कैसा था, 10 से 15 साल पहले, या फिर आप बोल सकते हैं कि 10, 20, 30 साल पहले, हर 5-7 साल के बाद एक ऐसा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आता था कि जहां पे 5, 7, 10 साल बाद कुछ चीजें रिप्लेस होती थी, कुछ चीज नहीं आती थी। लेकिन आप अगर देखिए पिछले 7, 8, 10 साल में, जब से आप बोल सकते हैं जियो आया है 2010 से 2012 से, वहां से चीज चालू हो चुकी है कि हर 3-4 साल में एक पूरी इंडस्ट्री खत्म हो रही है। हर 3-4 साल में अगर आप चीज नोटिस करें तो मैं आपको बताता हूँ मेरे इवन खुद के कितने फनल्स में प्रॉब्लम हुई। जब हमने सबसे पहले लॉन्च किया था इंस्टा कैश काउ का, हमारा मेन जो मकसद था वो था पोस्ट बेस्ड, तो हमारा पूरा फनल खत्म हो जाता। ये तो अच्छा हुआ कि हम शिफ्ट हो गए वीडियो बेसिस में, अब यहाँ पे हम शिफ्ट हो चुके हैं पूरा का पूरा, तो इसलिए हम बच गए, मार्केट में स्टे कर गए। पीआर जो कि मेरा सेकंड बिजनेस था, पीआर मार्केट में अगेन, उस मार्केट में जो एक जगह पे स्टक हो गए वो लोग आज मार्केट से बाहर निकल गए। अच्छा हुआ अभी हम कोचिंग में भी है, हमने न्यूज एजेंसी चालू कर दिया जहाँ पे हमारी खुद की एजेंसी है। अगर ये चीज नहीं होती तो आज मैंने 3 बिजनेस चालू किया, उसमें से 2 बिजनेस मेरे अभी खत्म हो गए। सही बात है, Yes. सही बात है। लाइक ये एकदम आपने सही चीज़ कही कि हर 3-4 साल में ना, लाइक अगर हम अपने आप को अपडेट करते जा रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर हम अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे हैं, वैसे के वैसे स्टक हैं कि यार पैसा तो आ रहा है लेकिन वो किसी भी दिन खत्म हो सकता है। तो जीत भाई, आज की डेट में जो ये पीआर वाला जो हाल हुआ है, ठीक है, मैं लोगों के लिए थोड़ा सा इसको इलाबरेट कर दूंगा गाइज। ब्लूटिक का और पीआर का जो कनेक्शन है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ब्लूटिक क्या होता है कि आप इंस्टाग्राम में आपने देखा होगा कि वेरीफाइड टिक होता है, और उसका एक अलग क्रेज था मार्केट में, बिकॉज वो वेरीफाइड टिक हर किसी को नहीं मिलता था। तो जो लोग अपने मार्केट में अच्छे हैं वो लोग चाहते थे कि मेरा भी वेरिफिकेशन लगे। फॉर वेरिफिकेशन हमें क्या करना रहता था कि हमें उनके मतलब उनका पीआर करना रहता था कि इंस्टाग्राम या गूगल को ऐसा लगे कि हाँ ये बंदा वर्थ इट है, इस बंदे को वेरिफिकेशन मतलब बनता है, मतलब वर्थ इट है। तो उसके लिए क्या होता था, उनके ऊपर आर्टिकल्स छापे जाते थे, उनके ऊपर लाइक उनका पूरा पीआर स्ट्रॉन्ग किया जाता था। तो इसीलिए ये दोनों चीज़ इंटरलिंक्ड होती थी। अगर किसी को भी वेरिफिकेशन चाहिए तो उसका पीआर स्ट्रांग होना चाहिए, और फॉर पीआर वो किसके पास जाएगा, वो जीत भाई के पास जाएगा। तो ये पूरा का पूरा सर्कल है जो चलता था। तो जीत भाई, आज की डेट में जो लोग पीआर में थे, जिन लोगों का बिजनेस बंद हुआ, अभी उन्हें क्या करना चाहिए? बिकॉज मेरे व्यूअर्स में भी, मतलब मैंने भी पीआर के बारे में बहुत बात की है। मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उनमें से भी कई ऐसे लोग हो सकते हैं जो लोग पीआर में काम कर रहे हैं। तो उन्हें कैसे शिफ्ट करना चाहिए? क्या आज भी पीआर में कुछ दम है? क्या आज भी पीआर की लोगों को ज़रूरत है, या फिर उन्हें शिफ्ट कर लेना चाहिए? क्या करना चाहिए उन्हें? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, पीआर मेरे ख्याल से ऐसा बिजनेस है कि ये लाइफ टाइम चलने वाला है। बट अभी जो पीआर मार्केट था ना, वो पीआर मार्केट कैसा था मैं आपको सही बताऊं, मैं अगेन वो बिजनेस करता था तो मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। बट वो मार्केट है ना, पूरा का पूरा पहले से ही बोल सकते हैं ना, फेक टाइप का मार्केट था। तो उसका आपको रीजन बताता हूँ। वहां पे आज जो आर्टिकल सेल होते थे उसकी कोई रियल वैल्यू नहीं थी। जो मैंने बिजनेस में देखा है, अगेन मैं गलत हो सकता हूँ कंप्लीटली, तो मैं जो बता रहा हूँ मेरे ओपिनियन से मैं बता रहा हूँ। तो जो आर्टिकल्स आप करवाते थे वो सिर्फ एक चीज के कारण, कि जो ब्लूटिक की हाइप थी उसके कारण करवाते थे। बाकी रियल पीआर आज भी चल रहे हैं। जैसे रियल पीआर में अगर मैं आपको बताऊं तो रियल पीआर क्या होता है कि आज आप कोई भी चीज पे, आज जैसे आप जो स्टॉक्स वगैरह में जाते हैं, अगेन एक पीआर का पार्ट हो गया। आप आज कोई भी जगह पे बोल सकते हैं कि आपके बहुत सारे अच्छी अच्छी चीज में न्यूज़पेपर में आपके आर्टिकल्स आते हैं, तो वो एक पीआर का पार्ट है। तो वो सब चलने वाला है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है और वो सब चीजें चलेगी। बट जो बोल सकते हैं ना कि $1 बिलियन इंडस्ट्री थी, क्योंकि जो ब्लूटिक था वो खत्म हो चुका है, तो वहां से आपको जल्दी मूव ऑन करना चाहिए। मैं सजेस्ट करता हूँ ये चीज, क्योंकि मैं आपको बताऊं, जब ब्लूटिक था, मैं आपको एक चार्जेस बताता हूँ कितना चार्ज करते थे, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया है कि कितनी बड़ी इंडस्ट्री गई हुई है। एक अगर इंडिविजुअल कोई भी आर्टिकल करवाता है, वो टियर 1 अगर साइट है, कि अगर बहुत अच्छी साइट है, उस पर अगर आर्टिकल करवाता है, तो उसका हम चार्ज करते हैं नियरली $1000 to $2000 एक साइट का।
यानी कि बहुत 1.5 लाख रुपए आसपास। और ब्लू टिक का कम से कम चार्ज होता है 3 से 4 लाख रुपए फॉरेन मार्केट में, इतना मिनिमम चार्ज करते थे, यानी कि एक पर्सन सही में बात। उतना पे करता था। तो सोचिए कि आज ये पूरी मार्केट अगर चली गई है तो अब गोइन मुझे ये चीज है कि काफी लोग का धंधा इसमें हुआ है, मेरा खुद का इंडिविजुअली हुआ है, बट अभी चलने वाली है रियल पीआर, जो रियल पीआर होती थी। फॉर एग्जांपल आज के टाइम पे चीज है ना पब्लिकली बोली नहीं जाती, बाकी डिबेट वगैरह भी जो होती है ना, ये एक पीआर का पार्ट है। आप सही जो बात है, ये सही बात। डिबेट्स वगैरह देखते हैं और ये सारी चीजें होती है, तो आज ये रियल पीआर चलेगी। न्यूज़पेपर में अगर आपको किसी की चीज को प्रमोट करना है तो वो चीज चलेगी। बट अब ये जो वेबसाइट्स वाला था, इसमें आई थिंक काफी बड़ा झटका लगा है लोगों को, एंड वो पीआर से आपको, मुझे लगता है वो उससे मूव ऑन कर देना चाहिए। अगर आपको जाना है तो आप रियल पीआर में जरूर जाइए, वहां पे बहुत ज्यादा स्कोप है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो रियल पीआर इन द सेंस कि लाइक अगर आप किसी एक बंदे का पीआर करवा रहे हैं, जैसे कि हम जीत भाई का अगर पीआर कराएंगे तो उनको मतलब कि अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ देना, जो स्टॉक्स में उनको बुलाया जा रहा है, वो कई लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं उनके साथ में, मतलब कि उनकी ब्रांडिंग हो रही है, उनके ब्रांड को स्ट्रॉन्ग करने का अगर आप काम कर रहे हो, रियल पीआर में अगर आप एंटर करना चाहते हो तो ये इंडस्ट्री बेस्ट है आपके लिए। लेकिन ये चीज़ आपने एकदम सही बताई जीत भाई कि पहले बहुत ज़्यादा फेक पीआर भी होते थे, मतलब लोग मीडियम पे आर्टिकल डालने के भी पैसे चार्ज कर रहे थे। एब्सोल्युटली, वो फ्री में होता है, यस एब्सोल्युटली। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मतलब कहीं भी आर्टिकल्स डाल रहे हैं, छोटी छोटी वेबसाइट्स में अपनी खुद की वेबसाइट बना के उस पर आर्टिकल डाल रहे, चार्ज कर रहे हैं लोगों से। तो उस समय उसका कोई सेंस नहीं बनता था, मतलब तब भी मतलब वेरिफिकेशन के लिए लोग करवा रहे थे, आपने एकदम सही कहा। तो अब हम आगे बढ़ें आपके मतलब दूसरे सवाल की तरफ। अब अगर लोग एजेंसी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, अगर या आप पीआर एजेंसी खोल रहे हैं या फिर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, कोई भी एजेंसी की तरफ अगर कोई शिफ्ट होना चाहता है, तो क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे उन्हें स्टार्ट करना चाहिए? एक बेसिक उनको स्टार्ट बता दीजिए, उसके बाद हम स्केलिंग के ऊपर बात करेंगे। ओके, तो आपको अगर कोई भी एजेंसी चालू करनी है तो सबसे पहले आपको एक चीज याद रखनी है, आपको फोकस बिल्कुल नहीं करना है स्किल को लर्न करने के ऊपर। लोग बोलेंगे आप स्किल सीखो, मैं थोड़ा उल्टा बोलता हूँ, थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, बट यस मैं उसका रीजन आपको बताता हूँ। स्किल्स में आज के टाइम पे यही प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल मैंने आज वेब डेवलपमेंट सीख लिया और मैंने एजेंसी ओपन कर दी, द प्रॉब्लम इज वेब डेवलपमेंट भी कुछ टाइम में रिप्लेसेबल हो जाएगा। ये ऐसे आपने आज वीडियो एडिटिंग चालू कर दिया तो अरे ऐसे हो problem गया है अरे, ऑलरेडी। मुझे ना एक बंदा मिला था, हाँ। लाइक बहुत बढ़िया दोस्त बन गया मेरा। उसने एक टूल लॉन्च किया है। उसके टूल में क्या फीचर है ना, आप किसी की भी वेबसाइट को एक क्लिक में कॉपी पेस्ट कर सकते हो, 1 क्लिक में। Yes. और उसके बाद में आप उसके बाद में उसमें चेंजेस वेंजेस कर दो। मैंने जीत भाई की मतलब वेबसाइट कॉपी करके जीत की जगह चेतन लिख दिया। ऐसा टूल बन चुका है। Absolutely. Like, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो मैं यही चीज मानता हूँ और यही चीज के कारण मैंने नो स्किल एजेंसी से निकाला था। हमारा कॉन्सेप्ट भी ये था, मैं आपको अगर थोड़ा बताऊं इसके बारे में, तो कॉन्सेप्ट क्या था बिल्कुल। कि आप कोई भी आज के टाइम पे स्किल सीखते हो, आप कुछ भी करते हो, आज से कुछ टाइम के बाद आपको है ना एआई रिप्लेस कर देगा। मैं आपको इसका एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, आपको ज्यादा आइडिया आएगा। जब हमने इंजीनियरिंग स्टार्ट की थी, जब इंजीनियरिंग के लिए हम जा रहे थे 11th, हमने जब साइंस चूज किया था फील्ड, तब ऐसा सीन था कि जो कॉमर्स चूज कर रहे थे वो लोग हमें ऐसा कहते थे कि भाई सीए की फील्ड बहुत अच्छी है। सीए में क्या था कि आप है ना सिर्फ एक साइन करो आपको पैसे मिलेंगे। सीए की फील्ड बहुत अच्छी थी, उस टाइम में इतना आइडिया नहीं था क्या था सीए किस तरह से होता है। तो लेकिन आज जब देखिए आज सीए रिप्लेस हो चुके हैं, आज आपको अकाउंट लिखने के लिए सीए के पास से जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, कभी कभी कुछ सीए जो होते हैं जो बहुत अच्छे लेवल पे काम करते हैं उनका धंधा चलेगा, बाकी जो छोटे लेवल पे सीए करते थे, आज आप एक एआई के सॉफ्टवेयर पे अपना अकाउंट डिटेल्स डालो, आपका सारा का सारा जो काम है वो सारा का सारा लिख के आ जाता है कि आपका इतना मार्जिन हुआ है, आपने इतनी चीजें करी हो, सब कुछ आ जाता है। आज आपको इतनी सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज हो गई। इवन हम आईटी में भी ऐसा मानते थे कि कोडर्स कैसे रिप्लेस हो सकते हैं, बट आज इवन कोडर्स खुद रिप्लेस हो चुके हैं चैट जीपीटी के कारण। जिसने खुद कोडिंग करके चैट जीपीटी बनाया, उसी ने वापस कोडर्स को रिप्लेस कर दिया। राइट। सो आज कॉन्सेप्ट ये है कि आप कुछ भी चीज लर्न करते हो, आज नहीं तो कल, 2 से 3 साल 4 साल के बाद आप एआई से रिप्लेस हो जाने वाले हो। तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप है ना इकोसिस्टम बिल्डअप कीजिए। एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, आपको आइडिया आएगा। Amazon क्या करती है, Amazon, फ्लिपकार्ट, ओयो, ओला, उबर, जितनी भी आप बड़ी कंपनीज देखिए, इनके खुद के प्रोडक्ट्स नहीं है। ये लोग ये चीज करते हैं कि ये लोग मार्केट में किसी और को यहाँ पे बुलाते हैं, वो प्लेटफॉर्म बेस्ड बिजनेस है, किसी और के प्रोडक्ट्स को किसी और पर्सन सेल करता है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मेरा प्रोडक्ट है, मैं Amazon में जाके सेल करूंगा, चेतन भाई बाय करेंगे। Amazon कुछ मेरा प्रॉफिट हो कि ना हो, चेतन भाई का प्रॉफिट हो कि ना हो, Amazon जरूर कमाएगा। तो आप इस तरह से प्लेटफॉर्म बेस्ड बिजनेस क्रिएट कीजिए, इकोसिस्टम क्रिएट कीजिए, आपका कभी लॉस नहीं होगा। माने आप अगर एजेंसी रखना चाहते हैं तो आप जीरो स्किल पे लोग जीरो कॉस्ट पे हायर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे कोई वेब डेवलपर मिला, तो उसको जाके बोल दूंगा कि मेरे पास जब भी डील आएगी तो मुझे प्राइसिंग बता दे तेरी, मैं जब भी मेरे पास क्लाइंट आएगा तब मैं तेरे पास लेके आऊंगा, और उसी का टेस्टिमोनियल यूज करो, सारी की सारी चीज उसकी यूज करो, और आप जाके मार्केट में सिर्फ सेल करो।
मार्केट में सेल करके लाओ, सारा का सारा काम इसको सौंपो, बैठे बैठे आपका सबसे ज्यादा मुनाफा होगा। तो यही मेरा कॉन्सेप्ट है नो स्किल एजेंसी से, कि आपको खुद की स्किल नहीं सीखनी है, आप हमेशा लोगों की स्किल का यूज करो, लोगों की स्किल को लेवरेज करके आप सबसे ज्यादा पैसा कमा सकते हो। और यही धंधा करते हैं हर एक बड़ी से बड़ी कंपनी। आप इवन एप्पल खुद के फोन नहीं बनाता, वो सिर्फ iOS बनाता है, प्लेटफॉर्म बनाता है। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। लाइक ये चीज़ एकदम सही है कि अगर आपको दूसरों की स्किल्स का लेवरेज उठाना आता है तो लाइक आप एक बहुत अच्छा धंधा बना सकते हो। आपको एक इकोसिस्टम रेडी करना है, ये चीज़ एकदम सही कि जैसे ओला है, उबर है, ओला की खुद की गाड़ियाँ नहीं है, मतलब वो दूसरों की मतलब कार्स हैं, मतलब ड्राइवर्स कोई और एंड कस्टमर कोई और, बस दोनों को जोड़ दिया, बिजनेस बन गया। ओला के खुद के होटल्स नहीं, सॉरी ओयो के खुद के होटल्स नहीं है उन्होंने दूसरों के होटल्स एंड कस्टमर्स को जोड़ दिया एंड बिजनेस बन गया। तो सही चीज़ है। लाइक अगर आपने एक अच्छा इकोसिस्टम बना लिया अपनी एजेंसी में एंड अपने पास आपने कुछ लोगों को हायर कर लिया या फिर फ्रीलांसर्स को बैठा दिया एंड एक तरफ आप कस्टमर्स लेकर आ रहे हो एंड दोनों को जोड़ दिया, आपने बिजनेस बना लिया। हाँ। तो ये इकोसिस्टम जो बनाया जाए, इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो उसमें लाइक कुछ ऐसे टूल्स के बारे में आप बताएं जो आपका फेवरेट टूल्स हैं एंड जो टूल्स के बारे में हर एजेंसी ओनर्स को या फिर हर जो बंदा इस मार्केटिंग इंडस्ट्री में आना चाहता है उसको पता ही होना चाहिए। ओके, सो टूल्स का ऐसा है कि एक टूल है जो लोग बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड है, सब लोग यूज करते होंगे, वो है शीट्स। मैंने देखा है लोग आज के टाइम पे एसओपीज क्रिएट नहीं करते हैं। जो भी चीज कर रहे हैं वो खुद हर एक पर्सन को फोन करके कर रहे हैं, दिन में 50-50 फोन उठाते हैं, भाई ये काम कर दो, ये काम कर दो। ऐसा आपको कभी नहीं करना चाहिए। मैं आपको एक और टूल सजेस्ट करता हूँ जिससे मैं खुद की मेरी एजेंसी रन करता हूँ, जिसका नाम है ट्रेलो। ट्रेलो में क्या होता है, यस एब्सोल्युटली, ट्रेलो में हम चीज क्या करते हैं कि आप सुबह उठो, आपको जो भी काम सजेस्ट करना है अपने टीममेट्स को, वो काम वहां पे डाल दो। आप भले 4 बजे उठो, 3 बजे उठो, उनको मेल पहुंच जाएगा, सारा का सारा काम करके वो आपको रिवर्ट कर देंगे और सारा का सारा काम उसी सॉफ्टवेयर से हो जाएगा। लगभग आपका फ्री में यूज होगा, बाद में आप पेड वर्जन ले सकते हो, बट फ्री में यूज हो जाएगा स्टार्टिंग में, एंड सारा का सारा काम आपका वहां से हो जाएगा। एंड आप ये यूज कर सकते हो ट्रेलो। मैं यूज करता हूँ शीट्स का बहुत ज्यादा, क्योंकि शीट्स को एक मैं आपको चीज बताता हूँ जो कि लोग इसको भी बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं। सीट्स का सबसे बड़ा यूज केस क्या है पता है, कि आपको डेटा है ना वहां पे आप मेजर कर सकते हो। एक एग्जांपल लेके समझाते हैं, आपको आइडिया आएगा। बोला जाता है थिंग्स गेट मेजर्ड कैन बी इंप्रूव्ड। माने अगर मेरा वेटेज 80 किलो है, मैं अगर इसको मेजर नहीं कर सकता, मैं इसको इंप्रूव नहीं कर पाऊंगा। यानी कि मुझे 60 किलो करना है, मैंने मेजर किया पहले 80 किलो है। तो आज के टाइम में लोगों को पता नहीं है कि उनका पैसा कहाँ जाता है, वो कितना क्लाइंट किस तरह से आता है, कितना एड का क्वेश्चन रहता है, लोगों के पास डेटा है ही नहीं। एक छोटा सा क्वेश्चन है, जोमेटो, स्विगी $1 बिलियन कंपनीज है, वो इतना ज्यादा पैसा झलाते क्यों है? वो हर साल करोड़ों रुपए का लॉस करते हैं, क्यों करते हैं? उसका सिंपल चीज है डेटा। आज उनको पता है कि सुरेंद्रनगर जिले में रहने वाला जीत शाह या फिर उसके फ्लैट में रहने वाले सब लोग वेज खाना खाते हैं, साउथ इंडियन खाते हैं और इसी रेंज के बीच में खाना खाते हैं, 100 रुपए से लेकर 150 रुपए। ये डेटा का पावर है। तो अगर आप कुछ डेटा मैनेज करने के लिए शीट का यूज करो, इट्स ऑसम। मैं आपको एक डेटा बताता हूँ जिससे लास्ट मंथ मैंने काफी लॉस किया और अब मैं कभी लॉस नहीं करने वाला जिंदगी में। तो मैं ना इंस्टामोजो यूज करता था, तो इंस्टामोजो पे पर ट्रांजेक्शन का 9 रुपीज कट होता है जब मैं मेरा एक पेमेंट लेता था, जब मेरे जो 9 रुपीज में वर्कशॉप रजिस्टर करते थे उसका, वहां पे मैं 3 रुपए उनको कॉस्ट पे करता था पर ट्रांजेक्शन के, 3 रुपीज। तो मुझे आइडिया आया, मुझे स्टार्टिंग में पता नहीं था, फिर मुझे आइडिया आया मंथ के एंड में कि अच्छा इतना सारा कॉस्टिंग जाता है, तो मैंने 1.5 लाख रुपए का एक्स्ट्रा कॉस्ट वहां पे पे किया था, जो मुझे जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमारे पास काफी ट्रांजेक्शन होते हैं। यस, 1.5 लाख रुपीज। फिर हमने इसको रिजर्व पे कर दिया। अब ये मुझे पता है अभी इसलिए चला क्योंकि वहां पे डेटा मेरे पास सामने पड़ा था सारा का सारा सीट पे। दूसरा मुझे पता चला कि आपको डेटा मिलता है कि ये चीज मेरी खराब हो रही है, ये चीज खराब हो रही है, अब इसको आप इंप्रूव कर सकते हो। सो शीट्स ट्रेलो में यूज करता हूँ, बाकी चैट जीपीटी वर्ल्ड वाइड है, आप जबरदस्त यूज कर सकते हो उसका। सो यस, यूज करो उसको अच्छी तरीके से। सही बात है, सही बात है, बहुत शानदार। तो हमने टूल्स के बारे में बात कर ली, एजेंसी बिल्डअप के बारे में बात कर ली। एक चीज़ है जिसमें अभी भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स हैं और जो बहुत ज़्यादा लोग ने कवर कर रखी है, नीश। इसमें क्या है कि सबका अलग अलग ओपिनियन रहता है एंड इसमें क्या है कि लोग दिक्कत कहाँ पर करते हैं ना, अगर कोई भी एजेंसी शुरू कर रहा है तो उनका ऐसा रहता है कि यार मतलब मैं ये भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ, मतलब बहुत सी चीज़ें वो करने लग जाते हैं, ठीक है। और आज की डेट में लोग कहते हैं कि सबसे बेस्ट है कि आप जितना हो सके उतना माइक्रो नीश में अगर आप एंटर करोगे तो आप अपनी एजेंसी को अच्छे लेवल पे स्केल कर पाओगे। तो इसमें आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और लाइक आपको क्या लगता है कि कैसे क्या करना चाहिए? ओके, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो देखो, मैं एक जेन्युइन सा क्वेश्चन पूछता हूँ ऑडियंस को, पूरे वर्ल्ड की एक भी कंपनी बताओ जिसका कस्टमर हर एक पर्सन है। एक कंपनी, कोई भी नहीं है, कोई भी कंपनी नहीं। आप बोलोगे कि भाई
टाटा तो हो सकता है, टाटा सॉल्ट तो सब लोग खाते नहीं, मैं सेंधा नमक खाता हूँ, मैं हो सकता है लोकल नमक लेता हूँ। हर एक कंपनी देख लीजिए, पूरे वर्ल्ड में एक कंपनी है जिसका कस्टमर हर एक पर्सन है, नॉट इवन जियो या कोई भी। मेरे पास मोबाइल ही नहीं है, क्या कर सकता हूँ मैं? तो कोई कंपनी ऐसा नहीं है। तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि इफ यू आर सेलिंग टू एवरीबडी, यू आर सेलिंग टू नोबडी। अगर आपका टारगेटेड कस्टमर हर एक पर्सन, आप किसी को सेल नहीं कर रहे हो, क्योंकि देखिए यार, हर एक इंडस्ट्री में ना आपको माइक्रो निश में जाना ही पड़ेगा। प्रॉब्लम ये है कि जब भी आप कमोडिटी सेल करेंगे ना, कमोडिटीज यानी कि आप एक बड़े निश में सब लोगों को टारगेट कर रहे हैं, आप प्राइसिंग पावर कभी ले नहीं पाएंगे। एग्जांपल के बताओ तो आपको ज्यादा आइडिया आएगा। मैं वेब डेवलपमेंट की एजेंसी ओपन कर रहा हूँ, मेरे पास कोई प्राइसिंग पावर नहीं है, क्योंकि कमोडिटी है। आप कमोडिटी सेल ही मत करो। सो नेवर सेल कमोडिटीज, सेल सॉल्यूशंस। आप है ना कमोडिटी सेल मत कीजिए, आप सॉल्यूशन सेल कीजिए। माने आज आप देखिए कि सामने वाले पर्सन को प्रॉब्लम क्या है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता मैं उसके लिए वेब डेवलपमेंट करता हूँ क्या करता हूँ, बट लोगों को फर्क पड़ेगा अगर मैं उसकी सेल्स बढ़ा पाता हूँ तो। माने आप जाके ये मत बोलिए कि आपके पास वेब डेवलपमेंट नहीं है, आपके पास वेबसाइट नहीं है, इसलिए लोग आ नहीं पाते। आप उनको ऐसे पिच कीजिए कि भाई तुम्हारा अभी नाम टॉप पे रैंक ही नहीं कर रहा है, कोई सर्च कर रहा है तो लोगों को पता ही नहीं आपके पास कौन सा मेन्यूज, आपके पास क्या क्या चीजें हैं। ऐसे जाके आप पिच कीजिए, तो मैं आपकी क्या हेल्प करूंगा, आपका मेन्यूज वगैरह बन जाएगा और आपकी यही चीज बन जाएगी। सेल सॉल्यूशंस, कम्युनिटी सेल करके आप बड़ा पैसा नहीं बना सकते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि लोगों को सेल करना पड़ेगा सॉल्यूशंस आज के टाइम पे, तब आप जाके बड़ा पैसा बना पाएंगे। और दूसरा, एजेंसी में तो ये रूल है कि यार एजेंसीज में अगर आप नैरो डाउन नहीं करेंगे निश को, तो आप अगेन कमोडिटाइज हो जाएंगे। आपके पास ज्यादा चीजें हैं, आप एक भी पे फोकस नहीं कर पाएंगे। तो हमारा पहला फोकस ये रहता है, जब भी हम एनएसए का बिजनेस मॉडल इवन सिखाते हैं लोगों को, तो पहला हम बोलते हैं नैरो डाउन योर निश। एक ही निश में घुस जाओ, हर एक जिसमें अगर आप हो तो आप किसी भी निश में घुस नहीं पाओगे, आपका कस्टमर कोई बन नहीं सकता। सही बात है, सही बात है। मतलब आप लोगों की प्रॉब्लम को समझो, एंड प्रॉब्लम समझने के बाद में आप ये देखो कि इसका सोल्यूशन हम कैसे निकाल सकते हैं, और उसको एज अ अपना सर्विस के फॉर्म में आप उसको बेचना स्टार्ट करो। एक स्पेसिफिक नीश से आप शुरू कर सकते हो, एंड फिर आप धीरे धीरे उसको स्केल कर सकते हो। एंड अगर आप बोलोगे कि यार मतलब आप अपनी सर्विस बेचने के चक्कर में लाइक उनको अगर उनका सोल्यूशन उसमें नहीं छुपा है तो वो लोग नहीं खरीदेंगे। तो द थिंग इज कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया पॉइंट है आपका। एंड जीत भाई, अब लाइक हमने बहुत सी चीज़ें कवर की, एंड लोग और एक चीज़ आपसे जानना चाहते हैं जो हमने एकदम शुरुआत में बात की थी, आपकी अर्निंग के बारे में, बिकॉज ये चीज़ लाइक लोग बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं। एंड मैंने स्टार्टिंग में ही वादा करा था कि वीडियो के बीच में हम बताएंगे इसके बारे में। तो जीत भाई, आज की डेट में आप इतनी सारी चीज़ें कर रहे हो, 4-5 बिजनेसेस रन कर रहे हो, तो आज की डेट में लाइक आप कितना बना पा रहे हो ऑनलाइन? ऑल राइट, सो मैं मेरा पैट गिनता हूँ, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, क्योंकि टैक्सेस वगैरह तो देने हैं। तो जो मेरा पैट है यानी कि जीएसटी और टैक्सेस सब कुछ कटने के बाद, तो मार्च महीने में हम लोग क्लॉक करेंगे लगभग मोटा मोटा 45 लाख प्रॉफिट, 45 लाख आसपास का नियरली प्रॉफिट पर मंथ। वाओ, 45 lakhs, दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग। लाइक अभी तो आपका टैक्स ही इतना जा रहा होगा हर महीने। बहुत ज्यादा, लाखों रुपए टैक्स ज्यादा है। लाखों रुपए टैक्स भर रहे हो आप यार। जितना लोग कमाने के सोचते हैं कि मुझे इतना कमाना है, उतना तो आप टैक्स भर रहे हो। बहुत ज्यादा। ठीक है, अब इस पे हम आगे बढ़ें तो लाइक आज से 3 साल पहले आपने मुझे बताया था कि आज से 3 साल पहले मैं 10,000 रुपये महीना भी नहीं कमा पा रहा था, उस समय इतना ज़्यादा प्रॉब्लम था। आज से 2 साल पहले आप महीने के 1 लाख रुपए के आसपास कमा रहे थे, जब आप थीम पेजेस एंड वो सारी चीज़ें कर रहे थे। एंड आज आप महीने के 45 lakhs कमा रहे हो। और दिक्कत क्या होती है कि जब लोगों के पास में सडनली पैसे आने लग जाते हैं ना, तो वो पैसे रुकते नहीं हैं, इधर उधर चले जाते हैं। तो आप क्या करते हो अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के तरीके में, या फिर कैसे सेविंग्स पे आपका क्या नजरिया है, इन्वेस्टिंग पे आपका क्या नजरिया है, उसके बारे में आप बताओ। ऑल राइट, अगेन मेरे इसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू है। मैंने जितने भी लोग देखे हैं मार्केट्स में, 98% का यही ऐसा ही लोग है कि जो ना कमाने के बाद बहुत ज्यादा पैसा उड़ाते हैं। आपने कभी देखा नहीं होगा, मैं एक बहुत ही कॉमन लाइफस्टाइल जीता हूँ। मैं आज भी मेरे घर पे रहता हूँ, मेरे पास कोई ऑफिस नहीं है। मैं बिल्कुल पैसा उड़ाने वाले कल्चर में बिलीव नहीं करता। उसका एक रीजन ये भी है कि मैं ऐसी परिस्थितियों से आया नहीं हूँ कि जहाँ पे मैं इतना पैसा स्पेंड कर पाऊँ। बट दूसरा सीन ऐसा है कि यार अभी क्या है सीन, जो लोग कमा रहे हैं आज, है ना, पैसा कमाना बहुत आसान हो चुका है। अगर आप देखें तो आज एक 18-19 साल का लड़का, 20 साल का लड़का महीने का 2-3 लाख, 5 लाख, 10 लाख बना रहा है। तो उसका रीजन ये है कि एब्सोल्युटली रीजन उसका ये कि आज मार्केट बहुत खुली है और मार्केट बहुत ही ज्यादा ओपन है। बट क्या आप ये सोचिए कि क्या आने वाले 5-10 साल के बाद भी मार्केट कैसे वर्क करने वाली है? देखिए, करती है तो बहुत अच्छी बात है, बट मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि अगर मार्केट 2 साल के लिए भी डाउन हुई ना,
तो बहुत सारे लोग अपना धंधा छोड़ देंगे और रास्ते पे आ जाएंगे जो भी लोग पैसा उड़ा रहे हैं। ये चीज मैंने पहले भी देखी हुई है, आज भी देख रहा हूँ। मैं 2 लाख लोगों को ट्रेन कर चुका हूँ। मैंने एक चीज नोटिस किया, जितने लोगों ने ये बिहेवियर रखा है ना कि मैं पैसा थोड़ा बहुत तो उड़ाऊंगा ही अपनी लाइफस्टाइल वगैरह पे, हर एक पर्सन आज मार्केट से बाहर है। तो मैं मेरा पैसा, आपने वो रूल सुना होगा 50-30-20, यानी कि आप 20% पैसा अपना सेव, अपना इन्वेस्ट करो, 30% आप अपनी वॉन्ट्स पे डालो और 50% आप अपनी नीड्स पे डालो, कि आपका 50% जो भी आपका घर का जरूरत है, खाने पीने का ऐसे। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि स्टार्टिंग की उम्र में आपको अपनी 90% सैलरी सेव करनी चाहिए। मैं मेरा 90% सेव करता हूँ, सिर्फ इसलिए नहीं कि मेरा इनकम थोड़ा हाई है, दैट्स व्हाई, बट मैं पहले से ही मेरी जितनी भी इनकम होती है 90% में सेव करता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, और उसको मैं इन्वेस्ट करता हूँ डिफरेंट एसेट्स में। मेरे पास अभी 2 ही एसेट्स है, कोई तीसरा एसेट्स नहीं है। फर्स्ट इज स्टॉक मार्केट्स, मैं बहुत ही ज्यादा बुलिश हूँ इंडियन स्टॉक मार्केट में, और दूसरा मैं क्रिप्टो में करता हूँ। दोनों में 50-50% मेरा इन्वेस्टमेंट है, और हर महीने चाहे कुछ भी हो जाए, कोई परिस्थितियां हो, कुछ भी हो, मेरा इन्वेस्टमेंट का सबसे पहला नजरिया रहेगा और वहां पे पैसा जाएगा ही जाएगा। So ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। और मैं, आपने देखा होगा, मैं लाइफस्टाइल पे कभी पैसा नहीं उड़ाता। मैं आज भी 200 वाली टी शर्ट्स पहनता हूँ, 300 वाली शर्ट्स पहनता हूँ, जूते भी 600 वाले पहनता हूँ, कोई चीज़ महंगी आज भी नहीं है मेरे पास। सही बात है, सही बात है। बिकॉज अभी क्या हो चुका है ना कि जब सारी चीज़ें डिजिटली आ चुकी हैं, इन्फ्लुएंसर्स बन गए हैं, लोगों के पास में अचानक से फॉलोअर्स आने लग जाते हैं, और जब फॉलोअर्स आते हैं ना तो ऐसे ब्रांड डील्स आते हैं, मतलब कि एक ब्रांड 1-1 लाख रुपए देने को तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। Absolutely. तो जब अचानक से लोगों के पास पैसे आते हैं ना, वो क्या करते हैं, उसको स्पेंड करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब BMW आ रही है और लाइक गाड़ियाँ खरीद रहे हैं एंड मल्टीपल चीज़ें कर रहे हैं। बिकॉज मैं इस इंडस्ट्री से लाइक 3 सालों से जुड़ा हुआ हूँ, मैंने कई लोगों के पास में मैं गया हूँ, कई मतलब बहुत सी चीज़ें देखी हैं। तो लाइक मैंने देखा यहाँ पे क्या है ना, हमारी इंडस्ट्री में कि लोग बहुत ज़्यादा हाई क्लास मेंटेन करते हैं, लाइक बहुत ज़्यादा खर्चीले टाइप के होते हैं। बट जब हम आपसे मिले इस बार, जब हम मुंबई में मिले थे आपसे, तो हमने देखा कि लाइक सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा नॉर्मल थी, है ना। तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन रखा कि लाइक आप करते क्या हो पैसों का। तो मैं आपको एक मस्त चीज बताता हूँ। हाँ। एक है ना, मैंने रील देखी थी, उसमें बहुत ही जबरदस्त चीज बताई गई थी। हाँ। तो एक बार है ना, किसी पर्सन ने लुई विटोंग जो कंपनी है, जो कि बहुत महंगी महंगी चीजें बेचती है, उनके किसी कस्टमर, किसी उसके सेल्स पर्सन को जाके पूछा कि आप इतना महंगा कस्टमर लाते कहाँ से हो, क्योंकि आपका जो कस्टमर का साइज है, वो कस्टमर जो आपको वैल्यू पे करता है, वो करता है $2,000, $3,000, $10,000, यानी कि 5-5 लाख रुपए, 7-7 लाख रुपए आपको एक कस्टमर पे करता है। आप इतने हाई क्वालिटी कस्टमर लाते कैसे हो? उसका रिप्लाई सुनिएगा, आपका दिमाग ब्लोन हो जाने वाला है। उसने बोला, वी नेवर सेल थिंग्स टू द रिच पीपल, वी सेल थिंग्स टू द पुअर पीपल हु वांट्स टू लुक रिच। हाँ। वहां पे मेरा दिमाग फट चुका है जिस दिन मैंने ये चीज सुनी कि वाओ, ये सही आंसर है। सही बात है, सही क्योंकि बात है। कभी भी कोई रिच पर्सन है ना, वो कभी लाइफस्टाइल में पैसा नहीं उड़ाएगा। आप आओ कभी गुजरात पे, आई शो यू द एंटरप्रेन्योर्स हु आर मेकिंग 10 करोड़ प्रॉफिट अ ईयर, और वो देखिए वो जब्बा लहंगा पहन के घूम रहे हैं यहाँ पे गुजरात के देसी एकदम, बिकॉज उसको पता है कि लाइफस्टाइल पे उड़ाने वाला पर्सन कोई भी आज तक अमीर नहीं बना है। मैंने कभी पर्सन ऐसा नहीं देखा जो लाइफस्टाइल पे बहुत ज्यादा उड़ाता है और वो अमीर है। मैंने कभी पर्सन नहीं देखा। सही बात है, सही बात है। ये आपने एकदम मतलब बहुत ज़्यादा डीप बात बोल दी आज, मतलब मेरे को भी लगा अभी, मतलब पहले जब सुन रहे थे नॉर्मल, जब सुन के समझ में आया ना, तो मतलब बहुत ज़्यादा डीप है। और भी एक चीज़ है, मैंने देखा है कई ब्रांड्स के कपड़े होते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा महंगे कपड़े होते हैं ना, उसमें वो ज़्यादा लोगोज एंड ऑल नहीं डालते हैं, और जो थोड़े कम प्राइस के होते हैं उसमें लोगोज एंड ऑल डालते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि लोगों को ना मतलब लोगोज दिखाने हैं कि ये मैं इस ब्रांड का कपड़ा पहन रहा हूँ, मैं गुची का पहन रहा हूँ, मैं इसका पहन रहा हूँ, उसका पहन रहा हूँ। तो पॉइंट है आपकी बातों में। तो अभी आपने कहा कि आप 2 जगह इन्वेस्ट करना ज़्यादा पसंद करते हो, स्टॉक मार्केट एंड क्रिप्टो, लेकिन क्रिप्टो का मार्केट तो मैंने तो बहुत लॉस किया है क्रिप्टो में, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? आपको जान के थोड़ा ऐसा लगेगा कि इट्स पॉसिबल, बट यस, मैं स्टिल क्रिप्टो में प्रॉफिट में बैठा हुआ हूँ आज के डेट में। आज भी यस, द रीजन ही अभी मार्केट थोड़ी बहुत अच्छी हुई है, बिकॉज क्रिप्टो में मैं हूँ 2017 में मैंने इन्वेस्ट किया था सबसे पहली बार बिटकॉइन में। 2021 में मैंने किया था, तब मेरे पास इन्वेस्टमेंट थी नहीं, क्योंकि 2017 में तो अगेन मैं डिलीवरी स्टार्ट करी थी, मैंने आई थिंक स्टार्ट भी नहीं करी थी 2017 में, बहुत ही कम पैसा था। कैसे पता चला क्रिप्टो के बारे में? ऑलराइट, सो मैं जस्ट फर्स्ट मेरा ईयर था कॉलेज का, और कॉलेज में क्या है कि जो स्टूडेंट होता है ना, वो कुछ नई नई चीजों है ना देखते दुखते रहते हैं। तो हमारे हॉस्टल में पहली बार किसी ने बिटकॉइन नाम लिया था कि भाई बिटकॉइन देखा तूने, बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है। तो मैंने कहा क्या होता है बिटकॉइन, तो मेरे दोस्त ने फिर आके मुझे बताया, फिर हमने वहां पे थोड़ी बहुत चीजें देखी कि ऐसे ऐसे बिटकॉइन होता है, कुछ पता नहीं था क्या होता है बिटकॉइन कैसे उस टाइम पे। फिर मैंने कहा कि चलो 500 रुपए डालते क्या फर्क पड़ता है, तो फिर भी मैंने उस टाइम पे ज़ेप पे करके एप्लीकेशन, आज भी है ज़ेप पे, उस टाइम के बाद बंद भी हो गई थी क्योंकि इंडिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। और
तो मैंने उस पर सबसे पहली बार 3,500 रुपये डाले थे, 3500 रुपये। और ये था, मेरे पापा ने मुझे महीने का सैलरी भेजा था, मतलब मैं जो महीने का मेरे पापा मुझे पॉकेट मनी भेजते थे वो था 3500 रुपये आसपास। मैंने सारा का सारा डाल दिया। मैंने कहा देख लेंगे, बाकी खाना पीना गुजार लेंगे कुछ भी करके, हॉस्टल का खा लेंगे, बट अभी यहाँ पे डाल दो। तो मैंने डाल दिया इस तरह से। और वो तुरंत 3 से 4 दिन के अंदर वो पूरा इंडिया में उन्होंने घोषित कर दिया कि क्रिप्टो हम बैन कर रहे हैं, और एप्लीकेशन डूब गई। तो मेरा पैसा उस टाइम पे डूब गया था फर्स्ट टाइम। एंड मैं स्टिल कंटिन्यूसली देखता रहा क्रिप्टो कैसे वर्क करता है। 2021 में मैंने देखा, 21 में मैंने इन्वेस्ट भी किया था, एंड उससे मैंने काफी रिटर्न निकाला, एंड मैंने पैसा निकाल भी लिया था उस टाइम पे। फिर मैं धीरे धीरे इन्वेस्ट करता था पूरे साल 2022 में। और 2023 में जब ये बिटकॉइन बहुत ज्यादा डाउन गया था, सो मैंने उस टाइम पे एक टाइम के अंदर 30-40 लाख रुपए डाल दिए थे। और आज मेरा पोर्टफोलियो बहुत ही कम प्लस में, अगेन 15-20% ही प्लस में, बट यस आई एम इन प्रॉफिट्स 20%। प्रॉफिट में रहना ही काफी है भाई। हम तो लॉस बट मैं बहुत ज्यादा बुलिश हूं इस इंडस्ट्री में। यस, बट देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं इंडस्ट्रीज के बारे में, जो मैंने इन्वेस्टमेंट में देखा है। मुझे इन्वेस्टमेंट का एक्सपीरियंस है बहुत ही छोटा, लाइक 8 साल आसपास का। मैं जब 15 साल का था तब मैंने पहली बार स्टॉक लिया था, 16 साल का था तब मे भी। मैंने एक चीज देखी है कि जब भी एक मार्केट नई होती है, जब भी एक मार्केट एस्टेब्लिश्ड हो रही होती है, तभी वो गेन देती है, तभी वो पैसा बना के देती है। ये जो आपको 100%, 200% का गेन मिलता है, 100x का गेन मिलता है ना, इसीलिए मिलता है कि मार्केट वॉलेटाइल है। आपको बुरा लगेगा आज से 5 साल बाद जब मार्केट इतनी वॉलेटाइल नहीं होगी। इट्स लास्ट बुल रन, आई एम डैम श्योर अबाउट इट। सबसे बड़ा जो बुल रन होने वाला ये लास्ट है। उसके बाद तो क्या, गवर्नमेंट इसको रेगुलेट कर देगी। एक बार चीज रेगुलेट हो गई, फिर वो ऐसा 100-200 गुना के रिटर्न नहीं दे सकती। सो इट्स द लास्ट क्रिप्टो बुल रन, जो बोल सकते हैं ना बिगेस्ट बुल रन, ये लास्ट है, क्योंकि अभी भी मार्केट इतनी रेगुलेट नहीं है। और लोग बोलते हैं कि नई इंडस्ट्री नहीं, कहा है ऑलरेडी इसको 12-13 साल हो चुके हैं। सोचिए 2009 में बिटकॉइन आया है, ऑलरेडी इसको 13-14 साल हो चुके हैं। तो नया नहीं है एकदम। आज आप 10 लोगों को बुला लीजिए रास्ते में, 10 में से 8 लोग बिटकॉइन के बारे में जानते होंगे। इट्स नॉट अ न्यू। हाँ, अभी इंडस्ट्री थोड़ी बहुत इवॉल्व हो रही है, तो यही मौका है, पैसा कमाने का रिस्क है, बट रिवॉर्ड भी ऐसा है बहुत ज्यादा। बहुत शानदार, बहुत शानदार। और रियल एस्टेट को लेके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका? लाइक घर खरीदना ये सब, लाइक बहुत से लोग कहते हैं ना कि घर कभी खरीदना नहीं चाहिए, रेंट पे लेना चाहिए। एब्सोल्युटली एग्री करता हूँ मैं इस चीज से। मेरे पास आज के टाइम में मेरा खुद का घर है, ऑफकोर्स पापा जो घर लेके रखा था वही है। और मेरा रियल एस्टेट से बहुत ही ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू कि मैं कभी रियल एस्टेट जिंदगी में बाय नहीं करूंगा। हाँ, मैं खुद का घर जरूर बाय करूंगा, बट एज ए इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव में रियल एस्टेट जिंदगी में कभी बाय नहीं करने वाला। उसका रीजन अगेन मैं मानता हूँ जो नितिन कामत ने बोला था, अगर आपको पता हो तो, कि आज इंडिया के पास यूथ बहुत ज्यादा है, बट फ्यूचर में यूथ कम होता जाएगा। इंडिया में एजेड पॉपुलेशन बढ़ेगी और इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो घटना चालू हो जाएगी, और इंडिया में रियल एस्टेट के प्राइसेस घटेंगे। अभी क्या है, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ऑलरेडी मार्केट में आपने देखा होगा रियल एस्टेट बढ़ नहीं रहा है, पिछले 10 साल में बढ़ा नहीं है बिल्कुल भी, बट अभी मार्केट ऐसा होगा कि कुछ टाइम के बाद बढ़ने नहीं वाला। इवन आई बिलीव कि मैं कभी भी खुद का घर आपको इवन अपने 20s में बाय नहीं करना चाहिए। मैंने इसीलिए नहीं किया। मेरी तकरीबन 2 महीने की इनकम से एक घर बाय कर सकता हूँ, मैंने स्टिल नहीं किया है। मैंने इसीलिए कोई अपार्टमेंट में रेंट भी नहीं करता, खुद के घर पे रहता हूँ, बट मैं सबसे पहले रेंट ही करूंगा। एंड मेरे इसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू है। सिर्फ इसलिए नहीं कि रेंट करना पैसे के उस पर अच्छा होता है, बट सबसे बड़ा कॉस्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। लोग इसको बहुत जल्दी इग्नोर करते हैं। मेरे कुछ दोस्तों ने ये गलती की थी। उन्होंने क्या किया, थोड़ा बहुत पैसा कमाना चालू किया मार्केट में, मतलब जेब में 30-40 लाख रुपए है, जाके एक प्लॉट बाय कर लिया, उस पर घर बना रहे हैं। बट उन्होंने ये चीज नोटिस नहीं की कि वो 30-40 लाख रुपए उनका कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देने वाला है। एक बार अपने घर बनाना चालू कर दिया, आपने लोन ले लिया, उसके बाद आप 10 साल तक कुछ और नहीं कर सकते। आपके पास 25 लाख रुपए हाथ में थे, आप उससे 25 बिजनेस नहीं कर सकते थे, छोटे छोटे करके। आपके 2 बिजनेस सक्सेसफुल हो जाते, आपको 3-4 महीने का 25 लाख और कमा के देते। सही बात है। बिल्कुल 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 एकदम करेक्ट बात बोली आपने। एंड लाइक अभी तो इतना मज़ा आ रहा है ना आपके साथ पॉडकास्ट करने में, लाइक मुझे पता ही नहीं चल रहा कि टाइम कब निकल रहा है, क्या हो रहा है। लाइक इतनी सारी चीज़ें हमने डिस्कस की, बहुत मज़ा आया पॉडकास्ट करके। एक और आखिरी 1-2 सवाल है आपसे मैं जानना चाहूँगा। अब हमने सारी चीज़ों के बारे में बात कर ली है, अब जो व्यूअर्स यहाँ तक हमारे वीडियो को देख रहे हैं, मतलब वो सच में अब करना चाह रहे हैं, स्टार्ट करना चाह रहे हैं। आपने बताया स्टार्ट करने के लिए ऐसे ऐसे करके हम एजेंसी बिल्ड कर सकते हैं, नीश फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। बैक टू द क्वेश्चन, वापस से हम एजेंसी की तरफ अगर आएँ तो एक चीज़ है जिसके ऊपर थोड़ा सा डाउट्स रहता है लोगों के, क्लाइंट्स लाने का क्या सही तरीका है, कैसे वो लोग अपने इनिशियल क्लाइंट्स ला सकते हैं, और लाइक आप क्या रेकमेंड करोगे, पेड एड्स के थ्रू जाएं या ऑर्गेनिक मार्केट में जाएं, कैसे जाएं, क्या करें? ऑलराइट, बहुत बढ़िया। तो देखिए मैं इसके बारे में 2 चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले क्लाइंट बेस्ड बिजनेस के लिए क्लाइंट
बेस्ड बिजनेस के लिए पर्टिकुलर मैंने आज तक कभी 1 रुपए का ऐड नहीं चलाया क्लाइंट बेस Okay. के लिए। मेरे पास जितने भी क्लाइंट थे सारे के सारे ऑर्गेनिक है। कोचिंग के लिए मैं ऐड चलाता हूँ मेरी। हाँ, तो क्लाइंट का देखो सीन क्या है, मैं आपको इसके पहले एक चीज बताना चाहता हूँ जिससे आपको आइडिया है। मुझे लोग अक्सर पूछते हैं कि जीत भाई आपके लिए बेस्ट क्या होना चाहिए, क्या आपको सेल्स ज्यादा होगी तो हम ज्यादा प्रॉफिट बनाएंगे, कि हमारी मार्केटिंग अच्छी होगी तो ज्यादा प्रॉफिट हम बनाएंगे, सेल्स या मार्केटिंग? इसका मैं आपको आंसर देता हूँ प्रोडक्ट, ना सेल्स ना मार्केटिंग। अगर आपका प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा है तो आपको सेल्स मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या आपको पता है, मैं आपको मेरे एनोस्कल एजेंसी का ही बात करता हूँ, इसका प्रोडक्ट बहुत ज्यादा अच्छा है, तो हमने पर डे 4 लाख तक एड इसकी 3-4 लाख तक कुछ ही टाइम के अंदर स्केल कर दिया। हमने ये लॉन्च भी कब किया था पता है आपको? मैं बताऊं आपको, जनवरी में फर्स्ट टाइम हमने लॉन्च किया है। मार्च में हम बैठे हैं, यस एब्सोल्युटली, हमने फर्स्ट टाइम जनवरी में लॉन्च किया और आज हम इतना स्केल करके बैठे हैं। बहुत सिंपल रीजन है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। तो आप एक चीज याद रखिए कि प्रोडक्ट सबसे पहले बहुत मस्त क्रिएट कीजिए। बाकी आपको आज मैं सजेस्ट करता हूं कि आपको आपका पहला क्लाइंट चाहिए, लोकल मार्केट पकड़िए। आज लोग लोकल को बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं, लोग फॉरेन मार्केट में जाने की कोशिश करते हैं। गुड मार्केट, यस, आप अच्छा पैसा वहां से कमाओगे, बट थिंक फॉर अ सेकंड कि आपके आसपास कितने लोग हैं जिसको आपकी सर्विस की जरूरत है। एग्जांपल लेके बताता हूं, आपको आइडिया आएगा। क्या आप एक कॉलेज में भी पढ़ते हैं तो आपके जो कॉलेज के आसपास, आप कॉलेज में क्या करते हैं पूरे दिन? आप जरूर जब भी आपका रिसेस पढ़ता होगा, यानी कि आप बोल सकते हैं आपका जब भी छुट्टी होता होगा, 2 ब्रेक होता होगा 2 पीरियड के बीच में, तो आप कुछ ना कुछ खाना खाने जाते होंगे, आप अपने ग्रुप में जाते होंगे। तो क्या गूगल पे सर्च करता है कि बेस्ट रेस्टोरेंट नियर मी? हमारे एक पर्सन सर्च करते हैं, हमें कुछ रेस्टोरेंट पता होता है बट हम खाना खा के वो चीज बोर हो चुके हैं, हमें नया नया खाना चाहिए। सोचिए, थिंक फॉर अ सेकंड, क्या आपके साइड में एक पर्सन का रेस्टोरेंट है, क्या उसको वेब डेवलपमेंट या फिर कुछ एसईओ चाहिए जिससे उसका नाम गूगल पे टॉप पे है कि भाई मेरा रेस्टोरेंट सबसे बेस्ट है? अगर मैं सर्च करूं बेस्ट फास्ट फूड रेस्टोरेंट नियर मी और अगर उसका नाम टॉप पे आ रहा है तो क्या उसकी सेल्स बढ़ेगी? एब्सोल्युटली बढ़ेगी। बहुत लोग वहां पे आने वाले हैं, कॉलेज के आसपास घर भी बहुत सारे होंगे, बहुत सारी चीजें, बहुत लोग वहां पे खाना खाने आने वाले हैं। तो क्या मैं उसको जाके बोल सकता हूँ कि मैं तेरा एसईओ कर दूंगा? एक रेस्टोरेंट यूजुअली कितना कमाता है, मैं आपको एक एग्जांपल लेके बता दूं, लगभग छोटा सा एक रेस्टोरेंट भी होगा तो भी महीने का 30 लाख का रेवेन्यू करता होगा। लाख रुपए पर डे का रेवेन्यू तो लगभग हर रेस्टोरेंट करते होंगे, अगर एक छोटा रेस्टोरेंट भी है तो भी। तो कहने का मतलब ये है कि आप 30 लाख, 20 लाख मान के चलो, 10 लाख मान के चलो, तो भी वो पर्सन आपको 20,000 रुपए तो अपफ्रंट इजीली पे कर सकता है आपकी पहली डील के लिए। तो उसको जाके लोकल क्लाइंट्स को पिच करो। आप अपने आसपास सिर्फ 10 लोकल क्लाइंट भी पकड़ लोगे ना, तो भी आप है ना महीने का लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए, 2 लाख रुपए तक इजीली आप है ना प्रॉफिट्स का बना सकते हो, क्योंकि काम आपको कुछ करना नहीं है। आप फ्रीलांसर को हायर करो, उससे काम सारा का सारा आउटसोर्स करो। आपका फोकस होना चाहिए क्लाइंट क्लोजिंग, बाकी सारा का सारा आउटसोर्स कर दो एंड प्रोडक्ट अच्छा बनाते रहो कि आप अपने प्रोडक्ट्स में कैसे कैसे चीजों को ऐड कर सकते हैं, कैसे सामने वाले पर्सन का टाइम बचा सकते हैं। अगर आपने ये चीज कर ली ना तो हो नहीं सकता आपका क्लाइंट छूट जाए कभी। बहुत शानदार, बहुत शानदार। लोगों को हायर करो और काम करवाओ। लोगों को हायर करें कैसे? क्या आप फाइवर पे जाएं, अपवर्क पे जाएं, या क्या तरीका है? अगेन देखिए, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट फाइवर अपवर्क पे आप स्टार्टिंग में जा सकते हैं, बट इसमें एक चीज होगी कि आपका ट्रस्ट का फैक्टर का प्रॉब्लम होगा। मैं तो कहता हूँ उसमें भी लोकल उठाओ। मैं जिसमें आईटी इंजीनियर हूँ, ठीक है, तो मुझे आईटी इंजीनियरिंग में मेरे आसपास जो मेरे दोस्त थे वही में से 10 लोग मिल जाएंगे मुझे आराम से, जो वेब डेवलपमेंट करते हैं। आप अपने दोस्तों का इस तरह से पूछ लो, या फिर फाइवर अपवर्क भी ठीक है, आप फाइवर अपवर्क में देख लो कि आपको कौन सा पर्सन बेटर मिलता है। बट एक चीज हमेशा याद रखना कि आपका क्लाइंट अगर वो लेके चला गया तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो उसके लिए एसओपीज क्रिएट करके रखो, और स्टार्टिंग में अगर आपको लगता है कि ऐसे कुछ प्रॉब्लम आ सकती है तो पहले से ना रेडी रहो। उसके ना साइन वगैरह करवा दो कि आप 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा दो, समथिंग लाइक दैट, जिससे आपको इस टाइप की प्रॉब्लम ना हो। बाकी मैं सजेस्ट करता हूँ स्टार्टिंग का अगर आपका करियर है तो आप अपने दोस्त वगैरह को पकड़ो। आप ऑनलाइन किसी पर्सन को उठा सकते हो जो पर्सनल ब्रांडिंग बिल्डअप कर रहा है, जो भी ऐसी सर्विस देता है, कि ऑनलाइन में ना यूजुअली वो ये चीज करेगा नहीं, स्कैम वगैरह टाइप की चीजें, तो आपका वहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा फायदा हो जाएगा। सही बात है, सही बात है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। एंड लाइक आई थिंक सारी चीज़ें तो कवर हो ही गई हैं, लेकिन और एक चीज़ है, आपने बोला लोकल बिजनेस को इनिशियली टारगेट करो एंड बाद में जाके आप फॉरेन मार्केट में एंटर कर सकते हो, बिकॉज फॉरेन में भी बहुत पैसा है। तो फॉरेन मार्केट का भी एक टिप आप दे सकते हैं, तो अगर आप कुछ बताना चाहें कि फॉरेन के क्लाइंट्स कैसे आप उठाते थे जब आप पीआर का काम कर रहे थे, बिकॉज आपने बताया कि एक फॉरेन क्लाइंट्स आपको $3,000 $4,000 पे कर रहे थे, तो क्या गेम था उस समय? कैसे आप फॉरेन के क्लाइंट्स के लिए रीच आउट करते थे? ऑल राइट, तो बहुत ही सिंपल मेथड है, बट मैं इसी तरीके से करता था और मुझे इससे काफी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। अब जब भी इंस्टाग्राम पे सर्च करेंगे ना, सर्च जो टैब आता है वहां पे हैशटैग बिजनेस करके सर्च कीजिए आप, हैशटैग बिजनेस, यानी कि आपको ऐसे पेजेस मिल जाएंगे उसके बाद कि जो बिजनेस नाम का हैशटैग यूज करते हैं अभी, उस पर टॉप होता है और रिसेंट होता है। रिसेंट में चले जाइए और देखिए कि आसपास लोग क्या कर रहे हैं। आपको यहाँ पे अगेन हर एक कंट्रीज के मिलेंगे, या फिर आप प्रॉपर है ना यूएस का टारगेट कीजिए कि यूएस से हैशटैग सर्च कर लीजिए। अब वहां पे बिजनेस देख लीजिए कि कौन से आपको बिजनेस मिलते हैं। दूसरा तरीका ये भी है इसका कि एक तो ये हो गया, आपको सिर्फ एक पर्सन फाइंड करना है अच्छा, उसके बाद उसकी फॉलोइंग में चले जाए।
उसकी फॉलोइंग में चले जाए। आपको देखो यूएसए का पर्सन मोस्टली ऐसा होगा कि यूएसए के लोग को फॉलो करता होगा, 100%। तो आपको वहां से उसके और क्लाइंट्स भी मिल जाएंगे। तो मैंने आज तक जितनी भी चीज करी है ना वो ऐसे ही जुगाड़ बिठा के करा है। और इवन इंस्टाग्राम पे ऐसा होता है कि आपको अब है ना किसी का ईमेल एड्रेस भी मिलता है, तो आप अच्छे से ईमेल की स्क्रिप्ट उठा लीजिए। उसके लिए आपको वेबसाइट बताता हूँ, hunter.io करके वेबसाइट है जहाँ से आप बेस्ट ईमेल मार्केटिंग के लिए ईमेल की स्क्रिप्ट उठा सकते हैं। वहां से स्क्रिप्ट उठाइए और जाके सीधा उनको पिच कर दीजिए स्क्रिप्ट के थ्रू, फिर जूम पे लेके आए उनको, और हमेशा क्लोजिंग कॉल पे कीजिए। अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट है तो आपको अगेन आपको मैसेज में भी करना पड़ेगा, बट अगर आप थोड़ा बहुत बात भी कर सकते हैं ना, जैसे मेरी इंग्लिश भी अच्छी नहीं है बट मेरे पास यूएसए के बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, आपको इंग्लिश अच्छी नहीं चाहिए। अगर आपकी बात में कॉन्फिडेंस है, अगर आपको चीजें पता है कि आप क्या कर रहे हैं, तो क्लाइंट आप पे ट्रस्ट करेगा और आपको ना बड़ा अमाउंट पे करेगा। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मेरे 2020 से लेके अब तक के कुछ ऐसे क्लाइंट हैं जो मुझे एक एक करोड़ रुपए का मुनाफा पे कर चुके हैं, एक क्लाइंट इंडिविजुअल्स अभी तक मेरे साथ है। पीआर के कुछ क्लाइंट्स, मैं नाम नहीं बताऊंगा बट मैं आपको बताऊं वो करता क्या, वो पर्सन है ना जिम ट्रेनर है, मतलब कि वो लोगों को ट्रेन करता है बॉडी बिल्डिंग के लिए। लोगों को अगर बॉडी बिल्डिंग के बाद कहीं पे अगर कोई क्या बोलते हैं कोई कंपटीशन के लिए जाना है ना, तो वहां पे वो लोगों को ट्रेन करता है। तो मेरे पास एक ये क्लाइंट था, उस क्लाइंट ने मुझे उसके 6-7 स्टूडेंट्स दिए थे जो भी अगेन जिम के लिए मतलब बोलते हैं ना बॉडी बिल्डर्स ही थे, तो उनका भी मैंने पूरा का पूरा पीआर किया है। वो एक पर्सन से अगर मैं देखूं तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उस एक पर्सन से मैंने 1 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट जनरेट किया होगा। वो आपको इंस्टाग्राम से मिला था ऐसे ही? सिर्फ इंस्टाग्राम से। अरे वाह, इंस्टाग्राम में रिप्लाई करते हैं लोग? अगर हम इस तरह से मतलब रीच आउट करें तो रिप्लाई आते हैं? प्रोबेबिलिटी कम है। प्रोबेबिलिटी क्या है कि आप 100 लोगों को मैसेज करेंगे तो आपको 6-7 रिप्लाई आएंगे। बट देखिए यार मैं आपको बताऊं ना, आज अगर जैसे मेरा थीम पेज था, तो थीम पेज मेरे पास 7-8-10 पड़े रहते थे, तो मैं ना हर एक थीम पेज से रोज के 30-30 मैसेज करता था, तो मैं पर डे के मैसेज करता था 300-400-500। तो कहने का मतलब ये है कि उसमें से लोग को मैसेज आ ही जाते हैं। और दूसरा आप ये भी चीज ट्राई कर सकते हो, इवन जैसे पीआर का था मार्केट, पता है अब तो पीआर का मार्केट नहीं है, तो उसमें जो वेबसाइट होती है ना जहाँ पे आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं, तो वहां से भी आप इवन लोगों को फाइंड करके रीच आउट कर सकते हैं। वहां से भी उनकी वेबसाइट पे जाके, अगर आप उनकी वेबसाइट पे भी जाएंगे ना, उनके आपको सीधा कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएंगे, उनको आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, ईमेल ड्रॉप कर सकते हैं। बाकी एक बहुत अच्छा सोर्स है लिंक्डइन, मुझे लिंक्डइन से भी कुछ बहुत अच्छे क्लाइंट्स मिले। ये पेड है, पेड इसलिए कि इसमें आपको पेड वर्जन बाय करना पड़ेगा लिंक्डइन का, ज्यादा लोग को फाइंड करने के लिए, बट लिंक्डइन भी हाई क्वालिटी कस्टमर्स के लिए बहुत जबरदस्त है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने पर्सनली लिंक्डइन का बहुत यूज़ किया है क्लाइंट्स पाने के लिए, क्लाइंट्स आउटरीच करने के लिए, तो बहुत सही रहता है लिंक्डइन का। एंड बहुत शानदार, हमने तो सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। अब बस एक लास्ट और एक चीज़ है मेरे दिमाग में आ रही है। रिसेंटली हमने देखा कि आपकी कुछ फ़ोटोज़ थी प्राइवेट जेट में, आप प्राइवेट जेट में घूम रहे हो एंड आपकी वो जो इंस्टाग्राम पोस्ट थे ना, वो देख के ऐसा लग रहा था यार मतलब क्या लाइफस्टाइल है, मज़ा आ गया, मतलब बहुत अच्छा लगा वो फोटोज़ एंड स्टोरीज एंड ऑल देख के। क्या स्टोरी थी उसके पीछे, लाइक प्राइवेट जेट की क्या कहानी थी? अगेन ऐसा कुछ स्टोरी था नहीं, बट प्राइवेट जेट इज समथिंग जिसपे मेरा पर्सनली एक इच्छा थी कभी ट्रैवल करेंगे। आपने देखा होगा मैं लाइफस्टाइल पे कभी खर्चा नहीं करता, बट इट इज द फर्स्ट टाइम मेरे दोस्त ने मुझे बोला कि जीत अगर हमें प्राइवेट जेट से जाना है तो कुछ जुगाड़ हो सकता है। तो मैंने कहा चाहे कोई भी प्राइस हो, चाहे कुछ भी चीज हो, ये मेरा एक सपना है कि मुझे प्राइवेट जेट में एक बार जाना है। तो मैंने सोचा कि कुछ भी चीज़ हम जाते हैं प्राइवेट जेट में, और इस तरह से हमारा एक टीम का वो बना। तो हम एक्चुअली 5 लोग गए थे एंड हमने वहाँ से ट्रैवल किया था दिल्ली से रणथंभौर तक, जहाँ पे फिर हम वहाँ पे रणथंभौर में वो बोलते हैं ना कि एक पुराने संग्रहालय है जहाँ पे हम गए और हमने बाघ वगैरह देखा, टाइगर एंड वो सब। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी, बट यस मेरी फर्स्ट टाइम एक इच्छा थी, और आप मानेंगे नहीं उस पे भी हम सब लोग वैसे धंधे वाले, तो वहां पे भी हमने एड शूट करके आए हैं, मतलब आपको प्राइवेट जेट वाली एड भी दिखने वाली है। बहुत शानदार, बहुत शानदार, जल्दी आने वाली है, मजा आया। चलो जीत भाई, मज़ा आ गया आज के इस पॉडकास्ट में एंड बहुत सी चीज़ें डिस्कस कर ली आज तो, मतलब एक फुल पैक धमाका था ये, मतलब एनर्जी का भंडार एंड फुल पैक धमाका, सारी चीज़ें इस पॉडकास्ट के अंदर हमने डाली है। बहुत जल्द इसको रिलीज़ करेंगे एंड थैंक यू सो मच जीत भाई फॉर बीइंग इन माय चैनल एंड थैंक यू सो मच, आपने अपना इतना मतलब कीमती टाइम दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, बहुत मजा आ गया मुझे। बाय बाय।